और इस कोर्स में आप ये भी पढ़ेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है कि नहीं, कि मजाक कर रहा है। होता ना कि कुछ लोग टेस्ट करने आ जाते हैं ना, क्या भगवान आपको इस प्रश्न को उत्तर देने की अनुमति दे रहा है कि नहीं। पता चला नेचर और भगवान नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति को उस प्रश्न को उत्तर मिले, और आप देना जा रहे हैं, तो आपको खराब प्रभाव मिलेगा ना। किसी व्यक्ति के प्रश्न को उत्तर देने पर आपको कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। ये सब आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलेगा। व्यक्ति को कौन सा रेमेडी करना चाहिए, अगर कोई नेगेटिव आ रहा है और कुछ खराब चीजें आ रही हैं, तो उसका रेमेडी भी क्या दिया जाए वो भी हम लोग समझेंगे। रेमेडी काम करेगा कि नहीं ये भी हम लोग समझेंगे। और रेमेडी काम करेगा तो कब करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ गया है और पूछा मैंने रेमेडी कर दिया, वो रेमेडी का फल मुझे कब मिलेगा, तो वो ट्रांजिट कैसे निकालना है, वो समय वो साल भर का या उस महीने का समय कब निकालना है कि वो अपना फल देना चालू कर दे, कर सिद्धि कब हो। ठीक है। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षणम ज्योतिष में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम कोर्स के स्टार्ट से पहले हम कुछ मंत्र जाप कर लेते हैं। यदि आप लोगों ने चप्पल पहना है तो उसे उतार लीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। वैदिक प्रश्न शास्त्र थ्रू एनिमेशन इस कोर्स का नाम है, और इस कोर्स का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रश्न शास्त्र। और इस चैप्टर के पहले लेक्चर का टॉपिक है प्रश्न वर्सेस जातक शास्त्र। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जातक शास्त्र जन्म कुंडली का अध्ययन बताता है, और प्रश्न शास्त्र प्रश्न कुंडली का अध्ययन बताता है। और प्रीवियस कोर्स जातक शास्त्र के ऊपर था जिसका नाम था वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव कोर्स थ्रू एनिमेशन, और ये कोर्स प्रश्न शास्त्र के ऊपर है, इसका नाम है वैदिक प्रश्न शास्त्र थ्रू एनिमेशन। जो लोग जातक शास्त्र में इंटरेस्टेड हैं वो प्रीवियस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं। हम पहले से जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी जो कुंडली बनती है, ये राशियां हैं और ये ग्रह है, ग्रहों का पोजीशन और उसकी डिग्रियां। तो आप बताइए कि प्रत्येक कुंडली का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। जो तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रत्येक कुंडली का वो क्या है, तो बताएंगे। कुंडली बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है ना, क्या होता है बताइए तो। सर तो प्लैनेट हाउसेस एंड समय, राशि। जन्म समय जन्म स्थान। जन्म हाँ समय, जन्म स्थान। हाँ, बर्थ और टाइम ऑफ सही है बर्थ। सही है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस। ठीक है, यही तीनों के द्वारा ही आप किसी कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। इसके बिना आप किसी कुंडली का निर्माण नहीं कर सकते, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो आप पहले से जानते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, आपको जातक शास्त्र में महारत हासिल है, मान लेते हैं, अभी होगा होगा या नहीं, लेकिन मान लेते हैं आपको जातक शास्त्र में महारत हासिल है, मतलब जन्म कुंडली के अध्ययन में महारत हासिल है। अब आपके पास एक क्लाइंट आया जिसका नाम मुकेश है। ठीक है, सपोज हाइपोथेटिकली मुकेश नाम का एक क्लाइंट आया आपके पास। उसने आपसे कहा पंडित जी मेरा कुंडली देख के बताइए कि क्या मेरी कुंडली में प्रॉपर्टी इत्यादि का योग है कि नहीं। क्या इसको आप बता सकते हैं कि नहीं। हाँ सर, बता सकते। अब आप बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ निकाल के आप कुंडली बनाते हैं और आप एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए पहले बताइए कि हम किस हाउस का एनालिसिस करते हैं। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का एनालिसिस करते हैं और कारक मार्स का एनालिसिस करते हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर एक चीज देखिए, फोर्थ हाउस का एनालिसिस करना है तो फोर्थ लॉर्ड का भी एनालिसिस करना होगा, है कि नहीं। अब यहां पे एक बार बताइए, यहां पे फोर्थ हाउस को स्वामी कौन बना। जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न बना। सैटर्न किस राशि में है। मकर में। लिब्रा। कैप्रिकॉर्न। कैसे मकर में है बताइए। नहीं 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 नहीं, हाँ, मकर स्वामी है। लिब्रा में। लिब्रा में है, यानी यानी ये उच्च। जो शनि है एक तो अपनी उच्च राशि में है, चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, और वक्री भी है। दो चीजों को नोट करिए आप। अब कारक ग्रह का एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे जो कारक ग्रह मंगल है वो तीसरे भाव में, जो कि त्रिसदाय भाव में से एक में है,
और राहु के साथ भी है, ठीक है। यानी मंगल जो है त्रिसदाय भाव में भी है और राहु के साथ है। क्लियर है ना आपको? जी जी। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो उच्च का ग्रह होता है और जो वक्री ग्रह होता है वो एक सिमिलर प्रॉपर्टी जो होता है वो शो करता है मल्टीप्लिसिटी। यानी एग्जॉल्टेड प्लेनेट भी मल्टीप्लिसिटी दिखाता है और उच्च का ग्रह भी मल्टीप्लिसिटी दिखाता है। वक्री ग्रह वाले में मैंने पढ़ाया था कि नहीं, यूट्यूब पे भी है शायद, एक से अधिक चीजें, मल्टीपल चीजें दर्शाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि राहु जहां पर रहता है और जिस ग्रह के साथ रहता है उसमें एनॉर्मस एक्सपेंशन देता है, और जो जितने पापी ग्रह हैं, नॉर्मल डिक्टम भी है, जितने पापी ग्रह हैं त्रिसदाय भाव में यानी 3, 6, 11 भाव में वृद्धि कारक होते हैं, अच्छा करते हैं। ये भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब ये राहु अगर मंगल के साथ है तो मंगल की चीजों में एनॉर्मस एक्सपेंशन देगा। अब मंगल देखिए भाई का भी कारक होता है, मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक होता है, मंगल होता है गुस्से का भी कारक होता है कि नहीं? तो मंगल, अगर राहु मंगल की चीजों में को वृद्धि कर रहा है तो उसकी कौन सी चीजों को वृद्धि करेगा, कैसे डिसाइड करे? अब देखिए, क्योंकि थर्ड हाउस का जो स्वामी है किसी तरह से उच्च का नहीं है और वक्री नहीं है, ठीक है, तो उसमें किसी तरह का मल्टीप्लिसिटी वाला फैक्टर नहीं आ रहा है, तो वो भाई की चीजों में वृद्धि नहीं कराएगा। अब गुस्सा होता है वो 6th हाउस होता है, 6th हाउस का स्वामी भी जुपिटर जुपिटर बनता है। जुपिटर, यहाँ जुपिटर फिर से उच्च का नहीं है, वक्री नहीं है, किसी भी तरह से मल्टीप्लिसिटी नहीं दिखा रहा है कि नहीं। तो एकमात्र बन गया 4th हाउस, 4th हाउस का स्वामी मल्टीप्लिसिटी दिखा रहा है। तो राहु मंगल की उन चीजों को बढ़ाएगा जो 4th हाउस से रिलेटेड है, और मंगल और 4th हाउस क्या दिखाता है? प्रॉपर्टी दिखाता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आइडिया लग गया कि मल्टीपल प्रॉपर्टी होने का योग हो सकता है। ये तो बेसिक ओवरव्यू है। इसके बाद आप एनालिसिस करेंगे ग्रहों के बल का, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे ग्रहों और राशियों की शुभता अशुभता का, यानी अफ्लिक्शन का। फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे D9 या फिर संबंधित वर्ग चार्ट, इस केस में D4 वर्ग चार्ट का। इतना देखने के बाद आप एक निष्कर्ष पे आएंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी होने का योग है। हाइपोथेटिकली इतना एनालिसिस करके आप इस निष्कर्ष पे आ गए, तो आप क्लाइंट को बोलेंगे मुकेश जी निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज का योग है। क्लियर है ना, है कि नहीं? जी। अब मुकेश जी बोले धन्यवाद पंडित जी, परंतु मेरा एक और प्रश्न है। आप बोले जी पूछिए। फिर मुकेश जी बोले मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज खरीदने के ऑफर आए हैं, क्या मुझे इस समय प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए? अगर खरीदना चाहिए तो कौन सा वाला खरीदूं? अब इसका एनालिसिस करके दिखाइए हमको। ये जन्म कुंडली में नहीं होगा। फिर आपका माथा तो चकरा जाएगा ना, ऐसे ही चकराएगा कि नहीं, बताइए। तो इसमें क्या करना है जरा सोचिए आप। जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। बर्थ चार्ट इज स्टैटिक चार्ट, ये मतलब जन्म के समय से मरने तक हमेशा एक ही पोजीशन रहेगा ग्रहों का, बदलेगा नहीं। क्या बदलता है क्या? नहीं ना। तो अब बताइए कैसे प्रिडिक्शन हो? और जबकि हमारा जो लाइफ है वो डायनेमिक है, हर पल बदलता रह रहा है, हर पल कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। क्वेश्चन उठता है कि नहीं आपको? जी। ठीक है। तो अगर सब कुछ जन्म कुंडली यानी प्रीवियस कर्मा के आधार पर ही डिसाइड होना है, जन्म कुंडली प्रीवियस कर्म को दर्शाती तो पता ही होगा, अगर सब कुछ जन्म कुंडली के आधार पर ही डिसाइड होता है तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमें इस जन्म में सुधरने या फिर नया कर्म करने का कोई मौका ही नहीं दिया। ये कभी सोचे आप? हेलो, जी सर। सोचे कभी? हाँ सर। कौन बोल रहा है? अरे तो यहाँ पे दिखता नहीं है अंकित। ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा हो कि आप लोगों में क्या मतलब, क्या एनालिसिस में कहाँ अधूरापन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो आप नो मैटर जितना भी दशा लगा ले, ट्रांजिट लगा ले, ठीक है, और भी नए नए टेक्निक्स का इसको लगा के देख ले, आप कभी भी कॉन्फिडेंट होके एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते।
मैं आपको बता दूं जन्म कुंडली में भी संभव होता है, लेकिन जन्म कुंडली में इतने सारे टेक्निक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर भी दुविधा में पड़ जाता है, क्लाइंट भी संतुष्ट नहीं हो पाता। क्योंकि आप जब तक कॉन्फिडेंट होके किसी को प्रिडिक्शन नहीं करेंगे तब तक सामने वाला भी मतलब कहते हैं संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें जरूरत है एक प्रिसाइज मेथड की, एक प्रिसाइज विधि की, जो कि इजी टू एनालाइज हो, जिसमें एनालिसिस के टेक्निक्स कम हो। जितने ज्यादा टेक्निक्स होते हैं उतने ज्यादा हम लोग को करने में दिक्कत होता है। जितना कम टेक्निक होगा उतना ज्यादा अच्छा, और जिसके द्वारा हम कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कर पाए। तो यहां पर रोल आता है प्रश्न कुंडली का। प्रश्न कुंडली का यहीं पर रोल आता है मेन। अब प्रश्न कुंडली कैसी बनती है इसको हम पहले समझ लेते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? अच्छी हम्म। तो अगर हमको प्रश्न कुंडली बनाना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेटा में भरना पड़ेगा आज का समय। आज कौन सा तारीख है बताइए? मई 23 है ना? 30 कौन बोला? 23 है ना? ठीक है। 23। और समय क्या हो रहा है कि अभी क्या समय चल रहा है? अभी चल रहा है 8 बज के 6 मिनट। 8 बज के 6 मिनट, यानी 20 बज के 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट लेते हैं, सेकंड भी चलिए 0 0 कर देते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, इंडिया डालेंगे। फिर गोरखपुर में रहते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं। अब ये देखिए कुंडली बन गया, ठीक है। यह 28 मतलब क्या कहते हैं, लगभग 27 डिग्री 51 मिनट का लग्न बना, 28 डिग्री का। अब ऐसा कुंडली बनेगा। अब इसी को कहते हैं प्रश्न कुंडली, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको इतना वो करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कभी भी, अगर मान लीजिए कोई बर्थ डेटा खोले हैं, ठीक है, कोई बर्थ डेटा खोले हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति आया और पूछा कि मेरा शादी कब होगा, आपको तुरंत प्रश्न कुंडली बनाना है, तो आप सीधे यहाँ पे दिख रहा है और फाइल के नीचे न्यू का ऑप्शन, न्यू पे क्लिक करिए तो प्रश्न बन गया, ठीक है। इतना मैन्युअली डाल के बार बार बर्थ डेटा डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक है। अब प्रीवियस स्क्रीन पे फिर से चलते हैं हम लोग। तो इस व्यक्ति ने जब यह प्रश्न पूछा तो आपने उसके टाइम और प्लेस के आधार पर एक कुंडली बनाई, जो कि है इस व्यक्ति की प्रश्न कुंडली। अब प्रश्न कुंडली में आप देखिए, जो फर्स्ट हाउस होता है वो क्लाइंट या फिर क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चन पूछने वालों को दिखाता है फर्स्ट हाउस। और जो फोर्थ हाउस होता है वो प्रॉपर्टी को दिखाता है, ठीक है। क्लियर है ना आपको? तो प्रश्न का एक सिंपल सा नियम मैं बता दे रहा हूं, और भी बहुत सारे हैं। सिंपल और वाइडली एक्सेप्टेड नियम है कि जो फर्स्ट हाउस का स्वामी और कार्य भाव का स्वामी, जो कंसर्न हाउस का जो स्वामी होता है, उसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी कि इस केस में यदि फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है जो कि मंगल है, और फोर्थ हाउस का जो स्वामी है जो कि शनि है, यदि उसमें म्यूचुअल कनेक्शन होगा तो ये नेटिव इस समय प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, ठीक है। इतना सिंपल है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो म्यूचुअल कनेक्शन के जो कुछ अनकन्वेंशनल मेथड भी होते हैं जो प्रश्न में यूज होते हैं, जिसमें से एक है कनेक्शन, म्यूचुअल कनेक्शन थ्रू डिस्पोजिटर। अब बताइए, ये जो मंगल है वो किस राशि में बैठा हुआ है? कैंसर, कर्क। कर्क राशि में बैठा हुआ है। कर्क राशि का स्वामी कौन बनता है यहाँ पे? मून, चंद्रमा। चंद्रमा बनता है। चंद्रमा देखिए फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो चंद्रमा है जो कि फर्स्ट हाउस के स्वामी का डिस्पोजिटर है, वो फोर्थ हाउस के स्वामी शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी म्यूचुअल कनेक्शन हो गया। और बस आपको इतना ही एनालिसिस करना है, खत्म। तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इस समय प्रॉपर्टी ले सकता है, और कुछ एनालिसिस नहीं करना है इसके अलावा। जो बाकी से बारीकियां हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अब ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ठीक है, उस क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो सब हम लोग पढ़ेंगे ना, वो तो कोर्स में पढ़ेंगे। ले सकता अब कितनी कठिनाई से लेगा, कि बहुत आसानी से मिल जाएगा, कि बहुत जरा रगड़ना पड़ेगा पेपर वर्क में, वो सब बात का बात है, ठीक है। अब ले सकता है, ले तो सकता है, अभी लेगा तो उसको फलेगा भी, ये वो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, इतना एनालिसिस करने के बाद आपको सीधे क्लाइंट को बोलना है, मुकेश जी आप निश्चिंत होकर इस समय प्रॉपर्टी खरीदिए, सब सिस्टम सही है, ठीक है।
और यदि प्रश्न में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदने के ऑप्शन आए, तीन या तीन से अधिक आए, और आपको डिसाइड करना है कि उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी खरीदना है, तो इस चीज को हम अपकमिंग कोर्स में समझेंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है। हाँ ज्योति वर्मा जी बोलिए। सर तो इसमें जो मून है वो राहु के साथ और सैटर्न के साथ बैठा है, ये सब कुछ नहीं देखना है। हाँ तो मैंने बोला ना कि आप, वो क्या बोला, लेना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बोला है। ठीक है। हम्म। तो फलेगा हाँ ये कहाँ फलेगा, से? वो फलेगा, आप कितनी कठिनाई से फलेगा वो तो बात की बात है ना। ठीक है। अब रूल है तो रूल काम करेगा। ठीक है। अफ्लिक्शन तो एड ऑन चीजें है ना, कि पेपर वर्क करने में कितना दिक्कत आएगा, सही तो माल सर मिलेगा कि लेना नहीं। चाहिए, ठीक है। लेना चाहिए, ये हमने पॉजिटिव कैसे लिया है इससे? वो बोला कि इस समय लूं कि नहीं लूं, ये बोला ना। हाँ। तो हाँ। उसमें कनेक्शन आ गया। लगने लगनेश क्या है, अच्छा। व्यक्ति है, फोर्थ हाउस का प्रॉपर्टी है, दोनों का कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, वाया आ रहा है अच्छा। ना। ठीक हाँ है। हाँ। म्यूचुअल ठीक। कनेक्शन है तो लेना चाहिए, खत्म। और काम भी ओके। करता है ये। तब उसके ओके। बाद ज्यादा उतना मत देखिए कि क्या क्या है, नहीं तो ऐसे तो कभी मिलवे नहीं करेगा किसी को, कुछ ना कुछ अफिक्शन होवे करेगा। अब प्रॉपर्टी खरीदने में कोई ना कोई तो दिक्कत आई भी करता है ना, ऐसा तो होता नहीं है हाँ। कि नहीं। एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। जैसे कि अभी हम लोग ये चार्ट बनाए हैं, ये तो आज का जो सिचुएशन है राहु का मून का उसके बेसिस पे है सर। हम्म। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है 2.5 दिन के बाद मून चेंज हो जा करके दूसरे उसमें चला हम्म। जाएगा हाउस में। हम्म। तो सपोज अभी सर मून होता हाउस नंबर 4 में, हम्म। और वो जो क्लाइंट है हमसे कुछ भी पूछ रहे होते तो हम उन्हें बताते फॉर एग्जाम्पल कि अभी मत खरीदिए। तो हम्म। 2.5 दिन के बाद अगर वो पूछते वही नहीं नहीं क्वेश्चन वो नहीं, आ जाता। अगर मान लीजिए अगर 2.5 दिन के बाद वो पूछ रहा है व्यक्ति, तो एक बार वो पूछ लिया, दूसरी बार पूछा है तो वो टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है ना, वो उसके मन से थोड़ी ना आया, उसको एक बार उत्तर मिल गया ना। अब दूसरी बार 2.5 दिन के बाद पूछ रहा है, इसका मतलब वो है कि एक बार उत्तर मिल गया। अब वो फिर से इसलिए पूछा है कि क्या आता है, ये देखने के लिए, अपने उत्तर को जानने के लिए नहीं। समझ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है, लेटेस्ट से सपोज मैं ही हूँ, मैंने हम्म। पूछा कि सर मुझे कार खरीदनी है, आपने बोला अभी मत खरीदिए, मैंने दो हम्म। महीने के बाद फिर मेरे मन में हुआ कि कब खरीदें। अब दो तो महीने, वो अब देख, 2.5 दिन का समय और 2 महीने का समय में अंतर होता है। तो वो ये जो ये सब जो चीजें हैं फंडामेंटल ऑफ प्रश्न, दूसरा लेक्चर है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस ग्रह की वजह से कनेक्शन नहीं बनता है, अगर कनेक्शन नहीं बन रहा है तो जिस ग्रह की वजह से कनेक्शन नहीं बन रहा है, सपोज मंगल अगर इस राशि में है, उसकी वजह से कनेक्शन नहीं नहीं बन रहा है, तो मंगल के मूव करने के बाद ही आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं। तो इसको मैं ठीक है कोर्स में समझाऊंगा कि अगला क्वेश्चन कब पूछना है। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो सामने वाले को क्या दे देना है कि इस समय के बाद एक हफ्ते के बाद आना है, या 2-3 महीने के बाद आना है, प्रिसाइज डेट बता सकते हैं आप। ठीक एक है। लास्ट क्वेश्चन है बस, हम्म। कि हम लोग अपने मन के प्रश्न का खुद एनालिसिस कर सकते हैं हाँ ना? प्रश्न में आप किसी का भी बस दिल से होना चाहिए, एक कंडीशन है दिल से। ठीक है। अपने मन का भी कर सकते हैं ना? हाँ। ठीक, थैंक यू। जी दीपक जी बोलिए। सर जी एक क्वेश्चन है इसमें, अगर पोजीशन लेने में प्रॉपर्टी में डिले हो रहा है तो वो भी हम बता सकते हैं क्या कि ये पॉसिबल डिले हाँ तो होगा या? अभी रुक जाइए ना, ये जो सेकंड हाफ है लेक्चर का, उसमें ये सब पूरा मैं कवर किया हूँ। ठीक है। ओके ओके, हाँ, थैंक यू थैंक यू इसी लेक्चर में है। ठीक है। थैंक यू। आप हाथ सर नीचे कर सकते ये हैं। हम गोचर कुंडली देख रहे हैं। हाँ तो जो जितना भी कुंडली होता है ना, जन्म कुंडली भी गोचर कुंडली होता है। गोचर कुंडली मूव करता रहता है, उसका स्क्रीनशॉट है, होता है ना कुंडली। कुंडली क्या है, गोचर का स्क्रीनशॉट ही है ना। हाँ हाँ। हाँ, है कि नहीं। तो आगे बढ़े। तो यहां पे ये देखिए, तो इस पूरे सिनारियो से हम समझ में आया हमको, इस पूरे सिनारियो में हमको ये समझ में आया कि जो बर्थ चार्ट होता है वह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि जो प्रश्न चार्ट होता है वो एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया जाता है, उसके बाहर का वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। जिन भी चीजों को हम बर्थ चार्ट से आसानी से एनालिसिस नहीं कर सकते, उस चीज को प्रश्न चार्ट से प्रिसाइसली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। प्रश्न की ये खूबी है। प्रश्न चार्ट में एनालिसिस करने के लिए बहुत कम फैक्टर होते हैं ना, इसलिए टाइम भी कम लगता है, इसलिए ये टाइम सेविंग ऑप्शन होता है, और जिसके कारण से आपको मेंटल फटीग भी नहीं होता है। जितना कम एनालिसिस, जितना कम चीजों को एनालिसिस करेंगे उतना कम थकान होगा ना। जितना ज्यादा चीजों का एनालिसिस करेंगे, जितना ज्यादा फैक्टर्स का एनालिसिस करेंगे, दशा भी देख रहे हैं, गोचर भी देख रहे हैं, वर्ग चार्ट भी देख रहे हैं, कारक भी देख रहे हैं, कारक से वो हाउस भी देख रहे हैं,
हाउस लॉर्ड भी देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से एक कंक्लूजन पे आएंगे, है कि नहीं? तो इसमें आपको मेंटल फटीक नहीं होता, मानसिक थकान नहीं होता है, और इसी कारण से आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और जिसके कारण से क्लाइंट भी सेटिस्फाई होता है। अब जिस भी व्यक्ति का यदि कोई बर्थ डिटेल ना हो तो उसका भी प्रिडिक्शन आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। उसके भी उस व्यक्ति की भी समस्याओं का समाधान आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब पहले हम यह जान लेते हैं कि ज्योतिष में प्रश्न शास्त्र किस शाखा से बिलोंग करता है। यदि आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप जानते हैं कि जो ज्योतिष है उसकी 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, गणित, संहिता और होरा। जो गणित है वो प्लैनेटरी पोजीशन को कैसे डिसाइड करते हैं वो दिखाता है, और जो संहिता और होरा है उन प्लैनेटरी पोजीशन से हम लोग प्रिडिक्शन फलित कैसे करते हैं वो दिखाता है। इसमें जो संहिता होता है वो मैदानी ज्योतिष यानी मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, मौसम का भविष्यवाणी, किसी देश का भविष्यवाणी, ठीक है। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत लोग कर रहे हैं ना कि देश का भविष्यवाणी, कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा, टुकड़े होंगे, हमारे पीओके वापस आएगा कि नहीं, ये सब मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है। और तीसरा जो भाग है वो है होरा यानी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रिडिक्शन करना इसमें आता है। तो जो किसी एक व्यक्ति विशेष का जो प्रिडिक्शन होता है वो होरा शास्त्र के अंदर आता है, जो 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 कि ज्योतिष की एक शाखा है। और होरा शास्त्र में भी 3 भाग हैं, ठीक है। पहला है जातक शास्त्र, जन्म कुंडली का अध्ययन। दूसरा है प्रश्न शास्त्र, प्रश्न कुंडली का अध्ययन। और तीसरा है मुहूर्त शास्त्र, मुहूर्त कुंडली का अध्ययन, यानी कि कोई ऑस्पिशियस टाइम को किसी पर्टिकुलर कार्य को सिद्ध करने के लिए ऑस्पिशियस टाइम को कैसे निकाला जाए, इसके जो पढ़ाई होता है उसको मुहूर्त शास्त्र से डील करते हैं हम लोग। इतना क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि ये जो प्रश्न शास्त्र है इसके भी कुछ क्लासिकल जो टेक्स्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न मार्ग। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पूरा कोर्स है प्रश्न मार्ग पे हैविली डिपेंडेंट है। प्रश्न मार्ग ही इसका पूरा स्रोत है। प्रश्न मार्ग के श्लोकों से ही हम पढ़ाएंगे इसमें मेन, और कुछ श्लोक तो मैं अभी आज पढ़ाऊंगा। और दूसरा है सत पंचाशिका। अब देखिए प्रश्न मार्ग के जो ऑथर हैं वो नारायण नंबूतिरी हैं, ठीक है। केरला का ये ग्रंथ है, दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। और जो दूसरा प्रश्न ज्योतिष का जो ग्रंथ है संस्कृत का वो है सत्य पंचाशिका, जो कि पृथ्वीयश द्वारा लिखा गया है। कोई बता सकता है कि पृथ्वीयश कौन थे? बोलिए। अरे कोई कोई होगा, कोई आइडिया है किसी को? नहीं पता सर। बारामहीर के बेटे थे सर। हाँ एकदम गुड, ठीक है, नीतू जी पढ़ती हैं। तो अब यहाँ पर जो पृथ्वीयश है वो वराहमिहिर के बेटे हैं, द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ऑफ 16th सेंचुरी। तो अब जो तीसरा ग्रंथ है वो है प्रश्न तंत्र, जो कि लिखा गया है समर सिम्हा, और कुछ लोग कहते हैं नीलकंठ। इसमें डिबेट है, कुछ लोग मानते हैं कि जो नीलकंठ है उन्होंने इसे बाद में कंपाइल किया, बाद में स्ट्रक्चर करके कंपाइल किया है। और जो चौथा है दैवग वल्लभा, ये भी वराहमिहिर द्वारा लिखा गया है। पांचवा है वृहत संहिता, इसके कुछ चैप्टर जो हैं वराहमिहिर द्वारा लिखे गए हैं। छठा है होरासार, ये भी अगेन पृथ्वीयश द्वारा लिखा गया है। सातवां है ताजिक नीलकंठी, ये भी लिखा गया है नीलकंठ द्वारा। ताजिक शास्त्र के भी कुछ मेथड्स मैं पढ़ाऊंगा प्रश्न में, कैसे इसको यूज करना है और दोनों को कैसे ब्लेंड करना है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे भुवन दीपक है, बहुत बहुत अच्छा है, पतली सी किताब है, आप लोग चाहे तो खरीद भी सकते हैं, काम देगा आपको। अब चलिए देखते हैं कि प्रश्न मार्ग के कुछ जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं इसको हम लोग देखते हैं। यदा जातकतः प्रश्नो गुणदोषैर्विभ्यते तदा शुभाशुभं विद्यात् कर्मभेदैर्विहाजेतः। अब ये जो श्लोक आप देख रहे हैं वो प्रश्न मार्ग के चैप्टर 1 का 43वां श्लोक है, और इसका मतलब है कि इफ द हॉरोस्कोप हैज बेनिफिशियल प्लैनेटरी पैटर्न्स एंड द प्रश्न चार्ट मेलिफिक वंस
then it is to be understood that the native is experiencing the fruit of evil karma done in this birth. If vice versa, then also the native is experiencing the effect of good karma in this birth. इसका जो भावार्थ है वो मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न कुंडली यह बताती है कि हमारे जन्म से लेकर अब तक हमारे कर्मों में कितना बदलाव आया है। अगर इस जन्म का कर्म पूर्व जन्म से बेहतर है तो हम जन्म कुंडली की तुलना में प्रश्न कुंडली में बेहतर योग देखेंगे, और यदि बदतर है तो इसका मतलब यह है कि इस जन्म में हमने उस क्षेत्र से संबंधित बुरे कर्म किए हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगले श्लोक पे चलते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा इन दिस लाइफ, हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। फ्रक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट कर्मा, जो भी हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म हैं वो फ्रक्टिफाई होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे, और ये टाइमिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। और इसी वजह से टाइमिंग सबका फेल हो जाता है ना, क्योंकि ये चीजें तो आप जानते हैं नहीं। तो ये श्लोक देखिए। यदानुसृति प्रश्नो जातकम ग्रहभादिभेः तदा प्राक्कर्मपाकः सदित्याद्युह्यं हि धीमता। ये जो श्लोक है प्रश्न मार्ग के पहले चैप्टर का 44वां श्लोक है। इस श्लोक का मतलब है, इफ द प्लैनेटरी पैटर्न्स इन द बर्थ चार्ट as well as the प्रश्न chart are similar, then a clever astrologer should divine that the native is experiencing the fruit of past karma only. तो इसका मतलब क्या है? इसका जो सिंपल सा मतलब है, जन्म कुंडली में जिस तरह का योग है उसी तरह का योग यदि प्रश्न कुंडली में भी रिपीट हो जाए तो यह समझना चाहिए कि जन्म कुंडली की उस योग ने अपना फल देना चालू कर दिया है। समझे? अगर शादी का योग है और प्रश्न कुंडली नहीं दिखा रहा है तो कहां से शादी होगा, है कि नहीं? तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल द्वारा। सपोज करिए कोई व्यक्ति है और ये उसका बर्थ चार्ट है और ये इसका प्रश्न चार्ट है। शादी के लिए इसने पूछा है, तो बर्थ चार्ट से हम लोग एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको भृगु चक्र पद्धति प्रीवियस कोर्स में पढ़ा दिया था, जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो एनालिसिस करना जानते होंगे। तो भृगु चक्र पद्धति से एनालिसिस करने के बाद हमको यह पता लगता है कि इस व्यक्ति का जो करंट ईयर चल रहा है उससे दूसरे, चौथे और पांचवें ईयर में विवाह का योग है कि नहीं? तो भृगु चक्र पद्धति से हमको आइडिया लगे दूसरे, चौथे और पांचवें ईयर में शादी हो सकता है इसका। ठीक है, दशा भी देख ले, गोचर भी देखिए, जितना सब चीजें दिखाए थे सब समअप करके इतना आइडिया लग गया कि दूसरे, चौथे, पांचवें ईयर में शादी हो सकता है। अब प्रश्न कुंडली के जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें यह दिखाता है कि करंट ईयर से दूसरे ईयर में शादी का योग है और चौथे महीने नहीं दिखा रहा है, पांचवें महीने नहीं दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आप जन्म कुंडली का जो योग है उसको प्रिसाइज, तो टाइमिंग को भी प्रिसाइज कर सकते हैं प्रश्न के माध्यम से। जब तक प्रश्न में नहीं घटेगा तब तक कोई भी व्यक्ति आता है। जब पुराने जमाने में क्या होता था कि जो विलेज एस्ट्रोलॉजर थे, जब भी आप पूछते हैं ना कि मेरा शादी कब होगा, मेरा बच्चा कब होगा, तो आपका जन्म कुंडली भी देखते थे और जिस समय आप पूछ रहे हैं उस समय का भी कुंडली बना लेते थे। दोनों का एनालिसिस होता था साइड बाय साइड, तब जाके आपको प्रिडिक्शन होता था और तब जाके उनका सही भी होता था है कि नहीं? तो बस एक चीज का एनालिसिस करके आप दूसरे चीज को छोड़ दे हैं तो कैसे काम चलेगा? अब तो मेन कंक्लूजन आप देखिए कि इससे हमको क्या समझ में आया कि जो बर्थ कुंडली है वो हमारा प्रीवियस कर्मा है, कर्मा ऑफ प्रीवियस बर्थ है, और जो प्रश्न कुंडली है वो कर्मा ऑफ प्रीवियस बर्थ के साथ साथ इस बर्थ का भी कर्मा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका बेसिक से समझिए कि अगर बर्थ चार्ट आपके 10 साल पहले का ब्लड रिपोर्ट है तो प्रश्न कुंडली आपके इस समय करंट टाइम का ब्लड रिपोर्ट है। तो अब आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के यह एनालिसिस तो कर सकते हैं ना कि इस बीच में हम क्या किए, अच्छा किए कि बुरा किए, है कि नहीं? अपने शरीर को कैसे रखें, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं? तो कंक्लूजन ये उठता है कि यदि प्रीवियस कर्म विवाह के लिए खराब है या किसी भी चीज के लिए खराब है और ये जो कर्म है प्रश्न में दिखा रहा है अच्छा, ठीक है, जन्म से लेके अच्छा दिखा रहा है, तो यानी प्रीवियस जन्म खराब कर्म किए थे विवाह से संबंधित, लेकिन इस समय
जन्म से लेकर अभी तक अपने अपने डिसीजन द्वारा, फ्री विल द्वारा अच्छा कर्म किए हैं आप लोग। तो इसका मतलब इसका क्या मतलब, क्या होगा, इम्प्रूव रिजल्ट मिलेंगे। तो यही तो रेमेडी होता है ना। रेमेडी क्या होता है? रेमेडी तो यही होता है ना, इम्प्रूव, इम्प्रूव करना। अगर यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सब कुछ पहले से फिक्स है। अगर सब कुछ पहले से फिक्स है तो रेमेडी करने का क्या मतलब है कि नहीं? थोड़ा सोचना चाहिए आपको। अब सपोज कि प्रीवियस कर्म आपका अच्छा है और इस जन्म का कर्म खराब है, तो इसका मतलब क्या, पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए थे लेकिन पिछले जन्म में अच्छा योग है, लेकिन इस जन्म में आप उतना एफर्ट नहीं लगाए, तो आप अपने कर्म जो योग है उसको रुइन कर दिए। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बालक होते हैं, तो तुम तो, अरे तुम्हारा तो सरकारी नौकरी का योग है, तुम तो बहुत अमीर बनोगे, लेकिन जब बड़े होते हैं, ठीक है, सब सारे पंडित लोग बोलते हैं कि तुम तो बहुत अमीर बनोगे, तुम्हारा तो बहुत अच्छा कुंडली है, जब बड़े होते हैं तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में भर गया है कि मेरी कुंडली में तो योग है, कुछ करना नहीं है हमको, बस बैठे बैठे सब हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस जन्म का कर्म बहुत ज्यादा मायने रखता है, अभी का कर्म। अगर मान लीजिए प्रीवियस जन्म भी अच्छा है, इस जन्म के भी कर्म अच्छा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो प्रीवियस जन्म से उठ के आ रहे हैं। जो ये दूसरे श्लोक का मतलब ये है, ठीक है, गुड रिजल्ट कम फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। और यदि आपका कर्म बुरा था, इस जन्म में भी बुरा है, तो ये जो बैड कर्म है, बैड रिजल्ट है, वो भी प्रीवियस लाइफ से उठ के आ रहे हैं। इतना क्लियर है आप लोग सबको? हम्म। यस सर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वाई प्रश्न इज इजियर देन बर्थ चार्ट। प्रश्न बर्थ चार्ट से क्यों इतना ज्यादा आसान होता है, इसे हम समझते हैं। ये कुंडली दिख रहा है आपको? अब इसे हम यदि सेवंथ हाउस मार्क कर दें, ठीक है, यहां पे, तो अब देखिए जातक शास्त्र में सेवंथ हाउस मैरिज को भी दर्शाता है, बिजनेस को भी दर्शाता है, और यूटेरस को यानी गर्भाशय को भी दर्शाता है, और स्ट्रेंजर को भी दर्शाता है। तो आप बताइए, यदि आप सेवंथ हाउस का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मैरिज का एनालिसिस कर रहे हैं, कि बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं, कि यूटेरस का एनालिसिस कर रहे हैं, कि स्ट्रेंजर का एनालिसिस कर रहे हैं? सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड का। तो अब इसमें क्या सिस्टम है, जब आप सेवंथ हाउस और वीनस का एनालिसिस करते हैं तो आप बर्थ कुंडली में मैरिज का एनालिसिस करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है। जब आप सेवंथ हाउस और मरकरी का एनालिसिस करते हैं तो आप बिजनेस का एनालिसिस करते हैं। जब आप सेवंथ हाउस और मून का एनालिसिस करते हैं तो आप यूटेरस यानी गर्भाशय का एनालिसिस करते हैं। जब आप सेवंथ हाउस और राहु का एनालिसिस करते हैं तो आप स्ट्रेंजर यानी कोई रहस्यमय व्यक्ति आपको परेशान करेगा कि नहीं, इसका एनालिसिस करते हैं। अब इससे हमको यह समझ में आया कि जातक शास्त्र में हाउस का सिग्निफिकेशन को सेपरेट करने के लिए हमें एक सेपरेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, कारक का काम ही है कि हाउस का जो सिग्निफिकेशन है उसको सेपरेट करना, ताकि आप प्रिसाइसली एनालिसिस कर सकें। अब प्रश्न शास्त्र में अगर कोई क्लाइंट पूछेगा मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो ये जो सेवंथ हाउस है ये अपने आप मैरिज को ही दिखाएगा, और बाकी सारी चीजों को, ना बिजनेस को दिखाएगा, ना यूटेरस को दर्शाएगा, ना स्ट्रेंजर को दर्शाएगा, और बाकी कोई सिग्निफिकेशन को नहीं दर्शाएगा। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ मैरिज को दर्शाएगा। यदि क्लाइंट आपसे पूछता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो ये सेवंथ हाउस अपने आप फिल्टर हो जाएगा, ये सिर्फ बिजनेस को दर्शाएगा और बाकी के सारे कुछ को नहीं दर्शाएगा। और यदि आप पूछते हैं, यदि कोई महिला पूछती है मेरे गर्भाशय में कोई समस्या तो नहीं, तो ये जो सेवंथ हाउस है अपने आप यूटेरस को दर्शाएगा, गर्भाशय को दर्शाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जातक शास्त्र में हमें दो फैक्टर का एनालिसिस करना है, हाउस का एनालिसिस करना है और कारक का भी एनालिसिस करना है। हाउस का एनालिसिस के लिए अलग नियम है, ठीक, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, कौन सा दृष्टि, ये भी दिखना है। कारक का अलग से दिखना है, कारक कौन से वर्ग में गया है, दशमांशा में कहाँ गया है, बाकी सारी चीजों में कहाँ गया है, ठीक है, 10 वर्ग में कहाँ है, ये सब चीजें देखना पड़ता है ना। तो जितने ज्यादा फैक्टर होंगे उतना ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको बस हाउस का एनालिसिस करना पड़ता है, कारक का यहाँ पे
प्रश्न में कारक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कम होता है, समझे? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रश्न चेंज होगा वैसे वैसे हाउस ऑटोमेटिकली प्रिसाइज हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? जी सर। हम्म जी हाँ सर। हम्म तो इसका मतलब क्या है कि प्रश्न चार्ट इसलिए इतना ज्यादा इजी होता है। और इस कोर्स में आप ये भी पढ़ेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है कि नहीं, कि मजाक कर रहा है। होता है ना कि कुछ लोग टेस्ट करने आ जाते हैं ना, है कि नहीं? क्या कहते हैं, सामने वाला व्यक्ति पूछे मेरी शादी कब होगा, ये पता चला वो पहले से शादीशुदा है। अगर वो आपको आपसे मजाक मस्ती कर रहा है, आपका समय खराब कर रहा है, तो आपको कैसे इंडिकेशन मिले, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्या भगवान आपको इस प्रश्न को उत्तर देने की अनुमति दे रहा है कि नहीं? पता चला कि आप नेचर से कनेक्ट है कि नहीं? पता चला नेचर और भगवान नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति को उस प्रश्न को उत्तर मिले, और आप देना जा रहे हैं, तो आपको खराब प्रभाव मिलेगा ना। तो क्या किसी व्यक्ति के प्रश्न को उत्तर देने पर आपको कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा? ये सब आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलेगा। प्रश्न द्वारा आप लोग ये सब चीजें आप जान सकते हैं। अब व्यक्ति को कौन सा रेमेडी करना चाहिए, अगर कोई नेगेटिव आ रहा है और कुछ खराब चीजें आ रही हैं, तो उसका रेमेडी भी क्या दिया जाए वो भी हम लोग समझेंगे। रेमेडी काम करेगा कि नहीं ये भी हम लोग समझेंगे। ये तो पढ़ा चुका है, प्रीवियस कोर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, इस कोर्सेज में उसका एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा मैं। और रेमेडी काम करेगा तो कब करेगा? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ गया है और पूछा मैंने रेमेडी कर दिया, वो रेमेडी का फल मुझे कब मिलेगा, तो वो ट्रांजिट कैसे निकालना है, वो समय वो साल भर का या उस महीने का समय कब निकालना है कि वो अपना फल देना चालू कर दे, कर सिद्धि कब हो। क्लियर है ना सबको? अरे हाँ ना, कुछ बोलिए ना। जी सर। तो अब इतना क्लियर है, तो इसी सब प्रोस के कारण कहा जाता है प्रश्न कुंडली ज्योतिषी का सबसे बड़ा मित्र होता है। ठीक है? और क्लियर है ना, जहां प्रॉब्लम आए ज्योतिषी को प्रश्न ही एकमात्र सहारा है। प्रश्न बहुत सारे कैलकुलेशन से आपको बचा देता है, बहुत सारे समय समय लगाने से आपको बचा देता है, मानसिक थकान से आपको बचा देता है। अब अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इस कोर्स का जो सिलेबस था वो तो बता ही चुका था मैं। ठीक है? कि ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ है, मैरिज है, ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू चिल्ड्रन है, कंसेप्शन है, वेल्थ, करियर है, ये सब मैं बता चुका था। लेकिन आपको आपको यदि याद होगा, जो प्रीवियस स्टूडेंट है, मैंने उनको एक असाइनमेंट दिया था कि जो क्वेश्चंस हैं आप लिख के भेजिए। ये 1 मई 2025 तक डेडलाइन था। कोई मतलब क्या कहते हैं कि बहुत कम लोग करके दिए हैं, तभी काम हो गया हम लोग का। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये मैरिज का है, नहीं ये हेल्थ का है, ये मैरिज का है। ठीक है? ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने दिए थे। ये लिटिगेशन कोर्ट केस है, ये लॉस आर्टिकल है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। और मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारे लोगों ने ये करके दिया भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने करके दिया है। तो अब मैं नागेश जी का भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है? तो यहाँ पर तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न दिए हैं। ठीक है? तो अब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने किया है। तो हम लोग को दिक्कत ये हो रहा कि इसको मतलब कि अच्छे से स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। तो आपने मेहनत किया, तो मैंने भी मेहनत करके इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है। अब ये देखिए, क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेन मेन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है उनको मार्क किया है, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो यूनिक क्वेश्चन उनको मार्क किया है। और मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बनाया है, कोर्स का सिलेबस बनाया है कि ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्नोसिस। यानी कि आप ही लोगों के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है? जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा अच्छा। क्या मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है? क्या मुझे हार्ट अटैक होगा? विल आई अंडरगो एनी सर्जरी? क्या मुझे कभी सर्जरी करवानी पड़ेगी? क्या मेरा वजन कभी कम होगा? ये सब भी पूछा गया है। ठीक है? ये सब मैं पढ़ाऊंगा।
जो इसमें लिखा है वो पढ़ाऊंगा, उसके अलावा भी मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। अब डायग्नोसिस एंड करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अब देखिए, हाउ लॉन्ग द डिजीज परसिस्ट। ठीक है, कोई डिजीज है वो कितने लंबे समय तक रहेगा, मतलब कब ठीक होगा, सिंपल से शब्दों में ये पूछ रहा है आदमी। क्या मुझे जो मेडिसिन ले रहा हूं वो राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। ट्रीटमेंट एंड मेडिकल गाइडेंस, कौन से प्रकार का ट्रीटमेंट मुझे लेना चाहिए, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरल केयर। क्या इस ट्रीटमेंट के लिए ये डॉक्टर सुटेबल है कि नहीं मेरे लिए, ये सब आप पूछ सकते हैं। ये सब आप भी लोगों के क्वेश्चन हैं। क्या मेरे फादर, मदर, सिस्टर, वाइफ, किड्स का हेल्थ, कोई हेल्थ इशू नहीं ना होगा भविष्य में, या अभी हेल्थ कैसा है, मेरे वाइफ को कैंसर है कि नहीं, मेरा कोई क्या कहते हैं नियर वंस हॉस्पिटलाइज है, क्या वो जिएगा कि नहीं जिएगा, क्या पेशेंट रिकवर करेगा कि नहीं, पेशेंट कब तक रिकवर करेगा। एक क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन आया है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी वाइफ को अनआइडेंटिफाइड बाइट मार्क है, हो सकता है वो सांप से रिजेंबल कर रहा है, क्या वो सांप का बाइट है कि नहीं, ये पूछ रहा है। मतलब सांप उसको काटा है कि नहीं काटा है वो पूछ रहा है। तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया, मैं उसको कैसे डील करना है इस तरह के क्वेश्चन को, तो मैं ये कोर्स मिलूंगा आपको आपके। एस्ट्रोलॉजिकल हेल्थ इंक्वायरीज, हाउ टू नो प्रकृति ऑफ जातक, यानी किसी भी व्यक्ति की वात पित्त कफ, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है कि कफ प्रकृति है, ये कैसे जाने। हाउ टू नो वेदर द करंट प्रॉब्लम कैन टेक द लाइफ, और यानी जो करंट हेल्थ इशू है वो पेशेंट का लाइफ लेगा कि नहीं, मतलब पेशेंट जिएगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। पेशेंट है वो ड्रग एडिक्ट है या फिर अल्कोहल ड्रिंक करता है, वो ये एडिक्शन छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा तो कब तक छोड़ेगा, ये सब भी है इस कोर्स में। अब अगला है क्वेश्चन रिलेटेड टू मैरिज। अब यहां पर देखिए, टाइप ऑफ मैरिज एंड टाइमिंग। इज माई मैरिज बीइंग लव और अरेंज, मेरा लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। मेरा मैरिज ऑलरेडी डिले हो चुका है, क्या इस साल मेरा मैरिज हो जाएगा, क्या यह समय मैरिज प्लान करने के लिए अच्छा है। पार्टनर कंपैटिबिलिटी एंड प्रपोजल डिसीजंस, क्या यह गर्ल या बॉय मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या मेरे पास जो मैरिज प्रपोजल आया है क्या मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐड कराना, इसलिए तो मैं बोल रहा था आप सबको कि भर के दीजिए, ठीक है। आप लोग का भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, अभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेक्चर से एक हफ्ते पहले बस दे दीजिए हमको, ठीक है, जिस दिन लेक्चर है मैं बता दूंगा, उसके एक हफ्ते पहले मुझे ये चीजें चाहिए, लिख के दे दीजिए। क्या मेरी फैमिली जो मेरे लिए पर्सन चूज की है वो मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं, ये सब आप आसानी से इसका उत्तर जान सकते हैं। नेचर, पर्सनैलिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ स्पाउस, व्हाट विल व्हाट विल बी द नेचर ऑफ माय लाइफ पार्टनर, मेरे लाइफ पार्टनर का नेचर क्या है, क्या वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है कि नहीं, ये सब कौन पूछा है। और टू whom शुड आई मैरी, मतलब क्या कौन से प्रोफेशन के व्यक्ति से हमको शादी करना चाहिए, ये सब आप पूछ सकते हैं। कि उसका अपीयरेंस कैसे हो सकता है, हाउ ही और सी विल लुक लाइक अपीयरेंस। मीटिंग योर पार्टनर, क्या मेरा फ्यूचर स्पाउस मुझे कहाँ मिलेगा, क्या मेरा फ्यूचर स्पाउस मुझे ऑफिस में मिलेगा। मैरिड लाइफ एंड इन लॉज रिलेशन, क्या मेरे इन लॉज से मेरा रिलेशन सही रहेगा, जैसे कि हो गए ना, सास हो गई, ससुर हो गया, ठीक है, ननद हो गई, भौजाई भौजाई मतलब भाभी अभी हो गई, ठीक है, जेठानी। विल माई मैरिज बी लॉन्ग लास्टिंग, ये से भी आप पूछ सकते हैं। कन्फ्लिक्ट, डाइवोर्स एंड री मैरिज, क्या मैं डाइवोर्स फाइल करूं कि नहीं करूं,
क्या मैं सेकंड मैरिज करूं कि नहीं करूं? क्या मेरा सेकंड मैरिज होगा? अगर होगा तो कब तक होगा? ये सब आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी एंड डायनेमिक्स। देखिए ये सब इतना सेग्रीगेट करने में इतना हालत खराब हो गया हमको। ठीक है, हमको 15 दिन लगा है ये सब करने में। व्हाट आर द क्या कहते हैं, मेरा जो पार्टनर है उससे मेरा जो रिलेशनशिप है, हम दोनों के रिलेशनशिप में मेरे क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है, क्या क्या मुझे सही करना चाहिए, वो सब आप पूछ सकते हैं। क्या मेरा ये रिलेशन होता है ना कि कुछ बच्चे आते हैं कि छोटे छोटे होते होते हैं ना, कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में है, वो सब भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। हाउ कैन आई इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन माई रिलेशनशिप, मतलब क्या कहते हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए और उसमें और जो लड़ाई है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब आप आसानी से जान सकते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ है करना नहीं है इसमें। रिलेशनशिप चैलेंजेस एंड इश्यूज। क्या 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 सामने वाला व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या चीट कर रहा है किसी तरह से? मेरा हस्बैंड या वाइफ दारूबाज या फिर चरसी है? क्या वो क्या कहते हैं, ये सब आप ही लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो इस चीज से कब तक क्या कहते हैं निजात पाएगी, कब तक छूटेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? रिलेशनशिप फ्यूचर एंड ब्रेकअप्स। विल आई हैव ब्रेकअप, इफ यस व्हेन? क्या मुझे अभी इस समय रिलेशनशिप में आना चाहिए? क्या मेरा रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं? ये सब आप पूछ सकते हैं। विल आई हैव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब नए नए ज्योतिष बनते हैं ना, ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, खास तौर पर जो कॉलेज गोइंग लोग होते हैं ना, जैसे कि 12 में पढ़ने वाले, 11 12 में पढ़ने वाले, ऐसे बहुत आता है। अगर ये सब जान गए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा हर तरह का प्रिडिक्शन करना। विल माई क्रश बिकम माई पार्टनर? ठीक है ये तो सबसे क्या कहते हैं चीजी क्वेश्चन हो गया। ये सब आप अगर मान लीजिए अगर सामने वाला दिखा रहा है नहीं है तो बोल लीजिए नहीं होगा। ठीक है, आप आसानी से जान सकते हैं। डज एनी वन हैव क्रश ऑन मी? हु विल प्रपोज फर्स्ट, मी और हिम? ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए आपको? यस। ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इश्यूज। माई वाइफ, मेरी वाइफ जो है घर छोड़ के चली गई है, क्या मुझे उसके आने का इंतजार करना चाहिए या फिर डिवोर्स फाइल करना चाहिए? आई वॉन्ट टू मैरी, मुझे मुझे एक लड़की से शादी करना है, परंतु क्या उसके परिवार वाले या पेरेंट्स पेरेंट्स मानेंगे? क्या मुझे क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि उम्मीद रखना चाहिए अभी? ये सब आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू करियर। करियर गाइडेंस एंड सिलेक्शन। मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए? मैं जॉब करूं कि बिजनेस करूं? शुड आई चेंज, क्या मुझे अपना करियर पाथ चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करियर टाइप एंड स्पेसिफिक करियर पार्ट्स। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं? ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या मैं आर्मी ऑफिसर बन पाऊंगा या फिर आईएएस या फिर आईपीएस? क्या मैं एस्ट्रोलॉजी कर सकता हूँ? क्या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या पॉलिटिक्स में मेरा कोई स्कोप स्कोप है? करियर ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन। क्या मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं? क्या मैं सीईओ बन पाऊंगा कि नहीं? क्या मैं करियर में ऊंचा उठ पाऊंगा कि नहीं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं? ये सब आप पूछ सकते, ये सब प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से क्लाइंट को या किसी व्यक्ति को दे सकते हैं।
करियर स्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस। व्हाट इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन माय करियर में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, इस चीज को आप जान सकते हैं। करियर सेटिस्फेक्शन एंड आउटलुक। विल आई हैप्पी इन माई करियर, क्या मैं अपने करियर में खुश रहूंगा। ट्रांसफर, रिलोकेशन एंड ट्रैवल फॉर करियर, क्या मेरा ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं, अगर हो पाएगा तो डिजायर्ड जगह होगा कि नहीं, और वहां पे जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा। क्या मैं अपने करियर के लिए अब्रॉड जा पाऊंगा, क्या मैं अब्रॉड जॉब कर पाऊंगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉब एरिया एंड सुटेबिलिटी। व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज सुटेबल फॉर मी, क्या टीचिंग मेरे लिए फेवरेबल है, मुझे कौन सा परीक्षा देना चाहिए, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जॉब मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जॉब मिलेगा, क्या मेरे डिजायर्ड कंपनी में मुझे जॉब मिलेगा। ये सब आप पूछ सकते हैं, ये सब आप बता सकते हैं दूसरे को, सामने को वाले को। जॉब सर्च एंड एक्विजिशन। व्हेन डू आई गेट जॉब, विल आई गेट जॉब इन अब्रॉड, इफ यस व्हेन, क्या मुझे अपने होम टाउन में जॉब मिलेगा, अगर हाँ तो कब। क्या मेरा जो नेक्स्ट जॉब है वो करंट जॉब से ज्यादा सैलरी वाला होगा कि नहीं। वर्क प्लेस एंड एनवायरमेंट एंड रिलेशनशिप्स। विल आई सफर फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स, क्या मैं अपने ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हूंगा। क्या मेरा बॉस मेरे लिए सपोर्टिव होगा कि नहीं, क्या मुझे अपने वर्क में रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं। मैं बता दूं, ये सब जो देख रहे हैं ना, क्या कहते हैं, मुश्किल से 2 लाइन का बस एनालिसिस है, दो बस एक एक दो नियम है, जो सारा चीज देख रही है ना, वो सारे एक ही नियम में सिमट जाता है, वो एक ही नियम में सब जान जाएंगे आप। बस एक नियम पढ़ेंगे, सारे सबका आंसर आप आसानी से दे सकते, बस दिमाग खोलना है थोड़ा सा। जॉब सिक्योरिटी, challenges and transitions. How do I resolve issue at work office? Is there a probability of, क्या जॉब छोड़ने का या ले ऑफ का कोई संभावना बन रहा है, इफ यस तो हमको क्या करना चाहिए। When do I change job? क्वेश्चन रिलेटेड टू बिजनेस। देखिए कितना वास्ट मैंने बनाया है ये कोर्स, इसीलिए 4 से 5 महीना खींचेगा आराम से। हर एक प्रश्न का उत्तर देना सिखाया जाएगा आपको इसमें, जितना लिखा हुआ है और जो मैंने अपने से किया है वो भी। बिजनेस सुटेबिलिटी एंड प्लानिंग, क्या मेरे लिए बिजनेस गुड है कि नहीं, कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए कि नहीं, मुझे एक नया वेंचर स्टार्ट करना है, क्या मैं सक्सेस पाऊंगा स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्या यह समय बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गुड है। हाउ डू आई चूज बिजनेस नेम और लोगो, मुझे कौन सा नेम रखना चाहिए, अगर मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है या 2 लोगो है, उसमें से कौन सा चूज करना चाहिए, वो आप भी बता सकते हैं। पार्टनरशिप, फैमिली एंड स्टाफिंग, क्या मेरे बिजनेस के लिए पार्टनरशिप अच्छा है, क्या मुझे इस एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए कि नहीं। होता है ना कि कोई कभी कभी कोई बिजनेस खोल लेते हैं, एम्प्लॉय हायर किए, सेटिस्फाई नहीं हुए उससे, कोई एम्प्लॉय चीट कर दिया आपको, है कि नहीं, तो आपको पहले से ही आकलन हो जाएगा कि ये व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना। बिजनेस परफॉर्मेंस एंड रिस्क। विल माई बिजनेस बी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, क्या मेरा बिजनेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी से रिकवर कर पाएगा, क्या बिजनेस में मेरे साथ चीटिंग होगा कि नहीं। क्वेश्चन रिलेटेड टू वेल्थ एक्विजिशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। होता ना $1,000,000 क्वेश्चन, क्या मैं वेल्दी हूंगा, क्या मैं वेल्दी हूंगा, और क्या मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। और एक व्यक्ति तो लिखा है, क्या मैं बिलियनियर बन पाऊंगा, विल आई गो बैंकरप्ट, क्या मैं बैंकरप्ट कभी होऊंगा।
क्या मुझे लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? विल आई फेस टेंशन ड्यू टू वेल्थ, यानी ये जो पैसा रखा हुआ है उसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं ना होगा। टाइमिंग ऑफ वेल्थ, व्हेन डू आई गेट द वेल्थ, व्हेन व्हेन विल आई क्रॉस 100 करोड़ ऑफ वेल्थ, व्हेन विल माय फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव, ये सब आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है। सोर्स एंड सेक्टर्स ऑफ वेल्थ, डू आई गेट इनहेरिटेड वेल्थ, क्या मुझे क्या कहते हैं अपनी पैतृक संपत्ति मिलेगी? क्या मैरिज के बाद मुझे वेल्थ मिलेगा? क्या मेरा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा? इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं? क्या मेरा जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन, ये जो मैं फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा हूं इन्वेस्टमेंट का, ये अच्छा डिसीजन है कि नहीं? क्या मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर पार्टनर को ट्रस्ट करूं कि नहीं? मेथड ऑफ रिसीविंग वेल्थ, व्हाट वेज आई डू रिसीव द वेल्थ, किन माध्यमों से मैं पैसा पाऊंगा? अरे पैसे, अगर आपको पता चले कि मैं धनी हूंगा तो ये भी पता चलना चाहिए ना कि कहां से धन आएगा। विल आई रिकवर माई लॉस्ट और ओन मनी, असेट ओनरशिप एंड वेल्थ मैनेजमेंट, किसके नाम से मुझे वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहिए? क्या मेरा मल्टीपल व्हीकल होगा? क्वेश्चन रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड कंसेप्शन, कंसेप्शन एंड टाइमिंग, क्या मुझे कंसीव करना चाहिए? व्हेन डू आई कंसीव, मैं कब कंसीव करूंगी? क्या इस समय बेबी ट्राई करने के लिए अच्छा समय है? क्या प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगा? फर्टिलिटी ऑप्शंस एंड डिसीजंस, क्या मुझे आईवीएफ के लिए जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं? क्या मैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट अडॉप्ट करूं कि नहीं करूं? क्या मेरा पार्टनर बच्चे के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? प्रेगनेंसी एंड हेल्थ कंसर्न, क्या मैं प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस फेस करूंगी? क्या जो नवजात बच्चा होने वाला है, नवजात बच्चा वो हेल्दी होगा? क्या डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे, प्रॉब्लम होगी? नंबर एंड जेंडर ऑफ चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल वी हैव, विल आई हैव ट्विंस, क्या मेरा ट्विंस होगा? क्या मेरा पहला जो चाइल्ड है वो बॉय होगा यानी लड़का होगा? डिलीवरी रिलेटेड टू क्वेश्चन, क्या नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन होगा? लाइफ आफ्टर द चाइल्ड्स अराइवल, क्या बच्चे के आने के बाद मेरे जीवन में खुशहाली और संपन्नता आएगा? क्या मैं भाग्यशाली होऊंगा अपने बच्चे के जन्म के बाद? स्पिरिचुअल एंड इमोशनल क्वेश्चन, क्या मेरा चाइल्ड मेरा कोई माई ओल्ड रिलेटिव है? इज द चाइल्ड माई ओल्ड रिलेटिव? ये क्वेश्चन आप गणेश जी ने आपने पूछा था शायद। जी हाँ, ठीक है, मैंने ट्रांसलेट किया है। क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जो लोग क्या कहते हैं बस सिलेबस देख के थक गए ना, सोचिए कितना वास्ट चीज मैं पढ़ाऊंगा इस कोर्स में। टाइमिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर प्रॉपर्टी, क्या मुझे प्रॉपर्टी बाय या सेल करना चाहिए? क्या यह प्रॉपर्टी बाय या सेल करने के लिए अच्छा समय है कि नहीं? बाइंग प्रॉपर्टी, क्या मैं फॉरेन लैंड में कभी प्रॉपर्टी बाय कर पाऊंगा? व्हेन विल आई बाय माय ओन हाउस, मैं अपना घर कब खरीद पाऊंगा? किसके नाम से मुझे घर लेना चाहिए? मुझे
अपना घर लेना चाहिए कि रेंट पर ही रहना चाहिए? मुझे अपना घर बनाने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग या फिर लोन कब तक मिलेगा? क्या मुझे फ्लैट खरीदना चाहिए या फिर प्लॉट खरीदना चाहिए या फिर बंगलो खरीदना चाहिए? क्या मैं एग्रीकल्चरल लैंड या फिर खेती का जमीन खरीद पाऊंगा कि नहीं? अब सेलिंग प्रॉपर्टी, विल आई सेल अ प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब क्या मैं प्रॉफिटेबिलिटी में अपना प्रॉपर्टी बेच पाऊंगा? इनहेरिटेड एंड मैरिटल प्रॉपर्टी, क्या मैं क्या मुझे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति मिलेगा? क्या मेरे इन लॉज से मुझे संपत्ति मिलेगा? आजकल तो बहुत ज्यादा ये है ना क्वेश्चन, कि आजकल तो आपकी वाइफ का भी अपने पिता की संपत्ति पे हक होता है ना, तो ये सब क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्या क्या मैरिज के बाद मुझे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कोर्ट केस में जाना पड़ेगा? ओनरशिप एंड एक्सपेंशन, क्या मैं कभी अब्रॉड में प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार हो जा रहा है। लीगल डिस्प्यूट एंड इश्यूज, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लीगल डिस्प्यूट में पढ़ूंगा? मेरा प्रॉपर्टी किसी के द्वारा कब्जा किया जा चुका है, क्या मुझे वह वापस मिलेगा? क्या क्या ये जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है वो खत्म होगा कि नहीं होगा? मुझे प्रॉपर्टी एक्वायर करने में डिले हो रहा है, क्या इस साल तक हो जाएगा? या फिर प्रॉपर्टी एक्वायर करने में कोई डिले तो होगा कि नहीं, ये सब आप जान सकते हैं। कोई अड़चन आएगा कि नहीं, ये सब भी आप जान सकते हैं। फाइनेंसिंग एंड कंडीशंस, इज द प्रॉपर्टी आई एम कंसिडरिंग इज गुड कंडीशन, क्या ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं ये अच्छी कंडीशन में है? क्या ये प्रॉपर्टी खरीदना मेरे लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है? क्या ये जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं ये मेरे लिए फ्रूटफुल होगा कि हेडेक होगा? प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, इज इज दिस शॉप प्रॉपर्टी गुड फॉर माय बिजनेस, क्या ये शॉप या फिर प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है? रिनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, शुड आई रिनोवेट और इम्प्रूव माय प्रॉपर्टी? क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी? ठीक है, मेरे मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुटेबल एरियाज क्या हैं? शुड आई अवॉइड मेजर इन्वेस्टमेंट इज इन दिस ईयर? किसके नाम से मैं इन्वेस्ट करूं, पिता के नाम पे करूं, मम्मी के नाम पे करूं, किसके नाम पे करूं? टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजंस, कि यह समय इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है कि नहीं? क्या मैं इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं? इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्या मेरा यह इन्वेस्टमेंट अच्छा डिसीजन है कि नहीं? क्या मैं फाइनेंशियली सफर करूंगा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेके? क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर है? विल आई गेन मनी ऑन दिस स्पेकुलेटिव वेंचर? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, विल आई गेन फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट? क्या गोल्ड इत्यादि प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करना मेरे लिए अच्छा होगा? मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर्टिकुलर स्टॉक कंपनी या फिर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं किस में इन्वेस्ट करूं, पर्टिकुलर स्टॉक कंपनी या फिर किसी एसेट में इन्वेस्ट करूं? पीपल इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैन आई ट्रस्ट माई फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकर? माई फ्रेंड इज आस्किंग मी टू इन्वेस्ट, शुड आई इन्वेस्ट? क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्जाम आउटकम, क्या मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं एग्जाम, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं एग्जाम?
क्या मैं एग्जाम के अगले स्टेज को क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं? क्या मैं एनडीए या फिर यूपीएससी या फिर कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं? टाइमिंग एंड रेडीनेस, मैं एग्जाम कब क्लियर करूंगा? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द एग्जाम, मतलब एग्जाम में अप्लाई करने के लिए कौन सा अच्छा समय है? इन विच ईयर आई विल बी सेलेक्टेड, किस साल मैं सेलेक्ट होऊंगा? क्या एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए मुझे, हाउ डू आई गेट गुड स्कोर इन द एग्जाम, विन द कंपटीशन, या एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए या फिर कंपटीशन विन करने के लिए मुझे किस पे फोकस करना चाहिए? अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए या परफॉर्मेंस में कोई गलती करूंगा? ठीक है, ये सब आइडिया आपको लग जाएगा इसका। टाइप एंड फोकस ऑफ एग्जाम, मुझे किस एरिया के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए? किस तरह के गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए? बैंक, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस? शुड आई चेंज माय फोकस और स्ट्रीम टू सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या मुझे अपना पार्ट चेंज करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बदलना चाहिए ताकि मैं सक्सेस प्राप्त कर सकूं? परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस, क्या मैं एग्जाम के समय प्रेशर हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं? एडमिशन, जॉब एंड प्रोस्पेक्ट्स, क्या क्या मैं किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाऊंगा कि नहीं? क्या मेरा उसमें एडमिशन हो पाएगा कि नहीं? एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हेल्थ हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, इसके द्वारा मेरे परफॉर्म एग्जाम के परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं? क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरव्यू, इंटरव्यू टाइमिंग एंड प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, क्या मुझे, क्या यह समय और डेट इंटरव्यू में अप्लाई करने के लिए अच्छा है? इंटरव्यू में मुझे किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर नर्वसनेस? क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लॉजिस्टिक प्रिपरेशन मेरा इंटरव्यू को अफेक्ट कर पाएगा कि नहीं? इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड आउटकम, विल दिस अपकमिंग इंटरव्यू बी सक्सेसफुल फॉर मी, क्या मैं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं? क्या इंटरव्यू का जो पैनलिस्ट होंगे वो मेरा फेवर करेंगे कि नहीं? क्या इंटरव्यू के दौरान किसी तरह का सिचुएशन खराब होगा कि नहीं? पोस्ट इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट एंड डिसीजंस, क्या इंटरव्यू के बाद मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं? क्या इंटरव्यू के बाद मुझे यह जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? क्या मुझे सैलरी के लिए निगोशिएट करना चाहिए कि नहीं? जॉब अलाइनमेंट एंड सुटेबिलिटी, क्या ये जो कंपनी और पोजीशन है मेरे लिए गुड फिट है? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, विल आई रिसीव मल्टीपल इंटरव्यूज कॉल सून, क्या मुझे मल्टीपल इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे या ईमेल्स आएंगे? इंटरव्यू प्रिपरेशन, विच कलर क्लोथ टू वियर ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान कौन से कलर का क्लोथ पहनना चाहिए? क्वेश्चन रिलेटेड टू लिटिगेशन एंड कोर्ट केस, केस आउटकम, क्या मैं केस जीत पाऊंगा कि नहीं? क्या कोर्ट केस का जो सेटलमेंट है वो मेरे फेवर में होगा कि नहीं? मेरे भाई से मेरा डिस्प्यूट हो गया है, क्या मैं कोर्ट केस जीत पाऊंगा? क्या मैं अपने बच्चे की कस्टडी ले पाऊंगा कि नहीं? टाइमिंग एंड प्रोग्रेस, मेरा कोर्ट केस कब तक रिजॉल्व होगा? मैं रॉन्ग चार्जेस में अरेस्ट हो गया हूं, क्या मैं कब तक छूट पाऊंगा? क्या बिना हायर कोर्ट में जाए मेरा कोर्ट केस सॉल्व हो पाएगा? क्या मैं कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर पाऊंगा?
लीगल एक्शंस एंड स्ट्रेटजी। क्या यह अच्छा समय है लॉ सूट फाइल करने के लिए? क्या मैं कभी लिटिगेशन में इन्वॉल्व होऊंगा? अगर हाँ तो कब? लीगल रिस्क। विल दिस लीगल डिस्प्यूट हार्म माय रेपुटेशन और फाइनेंसेस? रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रस्ट। क्या मेरा लॉयल कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी है? क्या जज और अथॉरिटीज मेरे लिए सपोर्टिव होगी कि नहीं ट्रायल में? अपोनेंट्स स्ट्रेंथ। क्या मेरा अपोनेंट हमसे ज्यादा स्ट्रांग है कि वीक है इस केस में? मतलब भारी पड़ेगा कि नहीं? क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉस्ट आर्टिकल एंड लॉस्ट पर्सन। जनरल क्वेश्चंस अबाउट रिकवरी। क्या मैं अपना लॉस्ट आइटम रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं? अगर कर पाऊंगा तो अपना लॉस्ट ऑब्जेक्ट कब तक रिकवर करूंगा? लोकेशन एंड कंडीशन ऑफ लॉस्ट आइटम। मेरा लॉस्ट आइटम कहाँ लोकेटेड है, कहाँ अभी है? मुझे कहाँ सर्च करना चाहिए? क्या मेरा जो लॉस्ट आइटम है वो मुझसे में खोया है कि अभी दूर है? क्या लॉस्ट आइटम अभी भी इंटैक्ट है कि डैमेज है? कॉज ऑफ लॉस एंड पोजेशन, यानी चोरी होना। क्या मेरा आइटम खो गया है या फिर चोरी हो गया है? क्या कोई व्यक्ति मेरा लॉस्ट आइटम लौटाएगा कि नहीं? विल समवन रिटर्न माई लॉस्ट आइटम टू मी? टाइमिंग एंड चांसेस ऑफ रिकवरी। क्या मैं इस हफ्ते तक अपना लॉस्ट आइटम खोज पाऊंगा? जो आइटम खो गया है क्या मुझे उसको खोजना रोक देना चाहिए कि मुझे हार मान लेनी चाहिए कि अब नहीं नहीं ही मिलेगा? नीड फॉर हेल्प और इन्वॉल्वमेंट। क्या मुझे पुलिस की मदद लेना चाहिए या फिर मुझे किसी थर्ड पार्टी का रिकवरी में हेल्प लेना चाहिए? लॉस्ट पर्सन एंड फैमिली मेंबर। क्या खोया व्यक्ति वापस लौट के आएगा? मेरा बच्चा खो गया है, क्या वो मिल पाएगा? यदि हाँ तो कहाँ और कब तक मिलेगा? क्वेश्चन रिलेटेड टू मिसलेनियस थिंग्स। पॉलिटिक्स एंड रिकॉग्निशन। क्या मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा? क्या मैं कभी फेमस हो पाऊंगा? क्या मैं इस साल फेमस और रिकॉग्निशन प्राप्त कर पाऊंगा? लाइफ, टाइमिंग एंड डेस्टिनी। क्या मैं लकी हूं, भाग्यशाली हूं? क्या भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद है? ट्रैवल एंड रीलोकेशन। क्या इस साल ट्रैवल करना मेरे लिए अच्छा होगा? क्या मैं इस साल ट्रैवल कर पाऊंगा? क्या मैं अपने नए घर में मूव कर पाऊंगा? अब्रॉड एंड इमिग्रेशन। मैंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, वो कब तक मुझे प्राप्त होगा? मैं इंडिया में स्टक हो गया हूं, मुझे वीजा कब तक मिलेगा? हाँ दीपक जी बोलिए। सर जी, इसका ये ओरिएंटेशन कैसे होगा कि हर एक टॉपिक पे आप अलग अलग क्लासेस होंगे विद लाइव एग्जांपल, ये कैसे मतलब ट्रैवल का या हाँ यूपीएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम का या प्रॉपर्टी का? ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है। तो वो ओके। क्या होगा, देखिए एक जैसे कि मान लीजिए कि हम जो लिखे हैं ना, जिस तरह से लिखा वो उस तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? जैसे प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर्टी में वो जो जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, हाँ वो हाँ। एक ही मतलब उसका मतलब क्या एक ही आप जो इतना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो हम्म। एक्चुअल में जब देखेंगे तो उसका मतलब एक ही दो क्वेश्चन है। ओके। घुमा फिरा फिरा के आप लोग उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के नए नए शब्दों को जोड़ के उसका एक का चार कर दिए, है कि नहीं? हाँ हाँ। तो एक ही नियम से इस सब सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है, अच्छा। ओके। ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। तो अगर मान लीजिए आप वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर ग्रीन कार्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको थर्ड हाउस ही देखना है, ठीक है? उसके कोई अलग हाँ से हाँ। नियम नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो थर्ड हाउस होता है, समझे? ओके। तो आप चाहे आप सामने वाला वीजा कहे, कुछ कहे, चाहे किसी भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है तो ग्रीन कार्ड होता है अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में कुछ और होता है कि नहीं?
किसी और देश में कुछ और होता है, आपको याद थोड़ी ना करना है, बस हाँ। देखना थर्ड हाउस से कनेक्शन है कि नहीं, यही ना करना है, ओके ओके ठीक है। खत्म। हाँ। तो वो एक ही चीज को बार बार एक ही चीज को इतना सारा हो गया है ना, हम्म। ठीक है। तो मैं समझाऊंगा कि इस ये जो दो क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। मैं वो आप तो मुझसे दो कोर्सेज पढ़ चुके हैं तब भी आप ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है, डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू। हम्म। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन देख रहे हैं उतना उतना आप सोचिए कि हर एक के लिए अलग अलग नियम है। ये मत सोचिए अभी हम अगर हम इसको वो करें ना, मुश्किल से प्रॉपर्टीज वाले में चार नियम होंगे, चार नियम में इतने सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप, ठीक है। ओके ओके। जितना ट्रेवल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, चाहे जॉब ट्रांसफर हो, ट्रेवल हो, अब्रॉड हो, ठीक है, सब एक एक ही नियम में इतना सारा का जवाब दे सकते हैं आपको। 75, देखिए, प्रश्न का मतलब होता है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट प्रिडिक्शन। जितना कम आपको टेक्निक, जितना जितना आप छोटा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको 75 चीजें याद नहीं रखने हैं, आपको बस एक चीज याद रखना, उससे काम हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी होता है फोर्थ हाउस, ओके। चाहे खेती हो, चाहे वो, अब सामने वाला तो पूछेगा नहीं, अब सामने वाला खेती खेती का जमीन लेना चाहिए कि नहीं, वो भी फोर्थ हाउस होता है। सामने वाला पूछेगा फ्लैट लेना चाहिए, वो भी फोर्थ हाउस होता है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सर ऐसी जैसे इन्वेस्टमेंट की बात है तो उसमें 11वां हाउस लाभ का है और दूसरा हाउस धन का है, तो आपको दोनों हाउस देखने पड़ेंगे। हाँ, मैं बताऊंगा ना, ये सब चीजें क्या कहते हैं, पेड कोर्सेज में बात करिए ना, ठीक है। वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता इस समय, है कि नहीं। ठीक। नहीं नहीं वो, बिल्कुल ठीक। हाँ, स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं, ये भी किसी ने पूछा है। नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा ये, ठीक है। ये भी आसान है थोड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा इसमें कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। डिसीजंस एंड गाइडेंस, क्या मैं ये जो मेरा डिसीजन है वो सही है कि नहीं, क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीजें एक ही, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब चाहे साइन करना है या फिर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है, वो सब एक ही चीज है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो वो जो क्वेश्चन है, बस तीन चार हाउसेस का सिग्निफिकेशन याद करना है प्रॉपर्टीज में, बस तीन हाउसेस का सिग्निफिकेशन याद करना है, सारा चीज अपने आप निकल जाएगा, कुछ ज्यादा करना नहीं है। कॉन्टेस्ट एंड कंपटीशंस, विल आई विन दिस कंपटीशन और कंटेस्ट, ये भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला में ही आ जाएगा। पेट्स एंड एनिमल, क्या मुझे पेट रखना चाहिए कि नहीं। ट्रूथ एंड ट्रस्ट, क्या ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। अब ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं तो ये जान जाएंगे, तो जाहिर सी बात है चीटिंग कर रहा है कि नहीं, ये भी जान जाएंगे ना अपने आप। अब कोई भी पर्सन निकाल सकते हैं ना, चाहे तो मामा का लड़का, ठीक है, उसके लिए कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। इवेंट्स एंड गैदरिंग, विल दिस इवेंट और गैदरिंग बी सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहाँ के साथ, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम गोचर कुंडली देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य है, उसको हम बोलते हैं कि जब भी वो तीसरे छठे 10वें 11वें घर में आएगा तो वो लाभ देगा, बाकियों में कुछ हानि देगा, अलग अलग तरह की। हम्म। हर किसी का अपना इस तरह से गोचर में एक रूल्स रहते हैं। हम्म। तो अब ये जो हम बना रहे हैं प्रश्न कुंडली है, तो एक तरह से गोचर को एक तरह से क्या है ये गोचर कुंडली, हम्म। तो ये वो ही रूल्स, वो गोचर का अलग रूल है, उसके अलग रूल रहेंगे। अरे तो आप देखने कि ग्रहों की राशियां सेम होगी ना, लग्न हम्म। बदलता है, लग्न ही मेन होता है ना, लग्न का डिग्री बदलेगा, वो तो हर मिनट बदल रहा है। लग्न के डिग्री बदलते ही खेल हो जाता है। अरे तो देखिए, मेन क्या होता है, ग्रहों की राशियों से फर्क नहीं पड़ता। कौन सा लग्न है, वो कौन सा लग्न बदलेगा तो हाउस भी बदलेगा, है कि नहीं, हम्म। उसकी वजह से फर्क आ जाता है। तो सर इसमें जो हम कुंडली बनाएंगे वो आपके लग्न या चंद्र
को लग्न में रख के नहीं बनाएंगे, इसमें उस टाइम नहीं, जो उस इसमें एरिया की आप होगी भूल वही होगा। जाइए, आपकी भूल जाइए कि आपके जन्म कुंडली में क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उससे तो सर अब जैसे आपने गोरखपुर की बनाई, तो गोरखपुर के योगी जी से लेकर आपकी कुंडली सब में एक ही आंसर आएगा क्या? अरे तो हम बताए हैं ना कि आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ आरुद्ध तीसरा लेक्चर है, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा ना कि मैं बताया ना कि आदमी आपसे मजाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इस प्रश्न को उत्तर देना चाहिए कि नहीं। पहले वो चीज करेंगे ना, तब आप नहीं मुझसे नहीं, मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सर उसमें तो जैसे चलो हम बोलते हैं अपनी जन्म अगर कुंडली में मान कि लीजिए, चलिए ठीक है, अब हम आपको दिखा दे रहे हैं इसमें कि सपोज मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि दुनिया भर में गोरखपुर में 300 लोग हैं, ठीक है। तो 300 लोग एक ही वक्त पे एक ही जैसा क्वेश्चन नहीं ना पूछेंगे, पूछेंगे। नहीं, हर किसी का अपनी अलग प्रॉब्लम होगी। हाँ, वही हाँ, तो वही होता है ना सिस्टम, क्योंकि तो ये हम। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस टाइम प्रकृति आपसे आपको बोल रही है कि आप प्रश्न हाँ, पूछिए। हाँ, तो ठीक है, वो आपको सिखाएंगे ना, आपको कैसे ठीक है, ठीक है। प्रकृति वो हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या कहते हो, ये फंडामेंटल्स ऑफ प्रश्न दूसरा लेक्चर है, ठीक। उसमें मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अब जैसे ये अभी का करंट प्रश्न है, ठीक है। इस समय योगी जी, अगर मान लीजिए इस समय योगी जी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो कुछ और पूछेंगे, ठीक है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप पूछेंगे मेरे बेटे का शादी कब होगा। योगी जी तो ये नहीं पूछेंगे उनके बेटे का शादी कब होगा। योगी जी पूछेंगे बिल्कुल हमारा बिल्कुल। इलेक्शन आने वाला है, तो उसका उसका हमें प्रश्न के बदलते हैं हाउस का सिग्निफिकेंस बदल जाता है ना। तो यहाँ पे सेवेंथ हाउस होता है क्या, सेवन्थ हाउस होता है मैरिज, ठीक है। अब योगी जी पूछे इलेक्शन में जीतेंगे नहीं, तो सेवन्थ हाउस होता है अपोनेंट हो जाता है ना, समझे। हाँ, मतलब योगी जी आपसे पूछेंगे कि मेरे को मायावती से पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं, नहीं, तो वो सेवन्थ हाउस सेवंथ सामने हाउस वाले देखोगे पार्टी, आप। सामने वाला इलेक्शन में सेवन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस योगी जी हो गए, सेवन्थ तो हाउस छेमा भी तो अप। होगा ना, शत्रुओं का नाश, क्या, शत्रुओं पे विजय इलेक्शन में। अरे तो हम बताएंगे ना, वो इलेक्शन वाला भी है ठीक है। इसमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम आप पूछे आपके बेटे का शादी, फर्स्ट हाउस हो गया आपका बेटा, सेवन्थ हाउस हो गया मैरिज, देखना है। अब योगी जी पूछेंगे इलेक्शन में जीतेंगे कि नहीं, फर्स्ट हाउस हो गया योगी जी, सेवन्थ हाउस हो गया अपोनेंट, जो भी ठीक है, उनका प्रोमिनेंट अपोनेंट होगा वो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ हाउस हो गया जनता, क्या कहते हैं, और टेंथ हाउस हो गया गवर्नमेंट, ठीक है। सब मैं बताऊंगा, सब हर ठीक हर चीज के अलग से है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। और मैं आपको एक थैंक यू। एक चीज और दिखा दूं। सर छोटी सी ये पूछनी थी कि कई बार क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से प्रश्न का आंसर ले सपोज है कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि मुझे हम्म, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। मैंने हम्म, अभी पूछा, इसका क्वेश्चन है कि हाँ आपको खरीदनी चाहिए। फिर अगर मैं कुछ टाइम के बाद ले सपोज है कि सिचुएशन नहीं बनी है थी कि मैं प्रॉपर्टी ले सकूं, फिर अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो मुझे किस पे करना चाहिए काम, पुराने वाले पे या जो नेक्स्ट वाला नया क्वेश्चन पूछा उस पे काम करना चाहिए? यानी सिचुएशन के हिसाब से अगर प्रश्न चेंज होता है तो तब कैसे करना चाहिए इसको? रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। अगर मान लीजिए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आपको दिखा दिया, ठीक है, तो कोई ना कोई बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप छोड़ दें, ठीक है। अगर एकदम क्लियरली वो जो मैंने नेचर से कनेक्शन वाला बता दिया ना, उसमें दिखा रहा है, तो दिखाएगा किसी ना किसी तरह से होगा, आपको होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि अब अगला क्वेश्चन कब पूछा जाए, ठीक है। अगर सामने वाला आया ना, तो सामने वाला दिखाए, फिर हम, अगर सामने वाला अगर छूट गया सामने वाले से, ठीक है, फिर दोबारा आएगा आपके पास, तो दोबारा फिर से नेचर जी। का कनेक्शन दिखाना है कि नहीं, हम्म। है कि नहीं। नेचर का कनेक्शन जब नेचर अलाउ करेगा तभी आप सही प्रिडिक्शन कर पाएंगे। और ये भी मैं बता दूं, अगर आपको कुछ नहीं आता, एकदम ब्लैंक भी हो जाते हैं, और हम्म। नेचर का अलाउ हो गया, तो आप अपने मन से भी कुछ बना के बोल रहे हो, वो भी सच हो जाता है कि नहीं। अच्छा। प्रश्न का ये भी होता है सिस्टम, राइट। लेकिन सर ओके। नेचर अलाउ करना चाहिए बस। अब कैसे अलाउ होता है, कैसे भगवान कैसे हमको दैविक कृपा हम कैसे देखें इसमें, वह हम कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं
ये आपको दिख रहा है? हम्म। कितना घंटा हुआ, कोई बताएगा क्या? 9:36। 9:36। घंटा पूछा है, अभी तक कितना हुआ? सर ओके। हो गया था। 1 घंटा 45 मिनट हो चुके सर। 1 घंटा पता नहीं। हमको 50 मिनट ही हो हाँ। गए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हम लोग का साइट है, आप तो जानते ही होंगे जो लोग। अब इसमें क्या है, सिस्टम है, जिसको प्रश्न ज्योतिष ज्वाइन करना है उसका डिटेल सारा लिखा हुआ है, ठीक है। कि ये एनिमेशन में है, हिंदी में, 2 घंटे का ईच क्लास होगा, ठीक है। पीडीएफ मटेरियल सब मिलेंगे आपको। कोई भी प्री एस्ट्रोलॉजी नॉलेज की जरूरत नहीं है, सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी प्रिपरेटरी सेशन है शायद मैं प्रोवाइड करा भी चुका हूं आप लोगों को, जो लोग इनरोल हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, इसका 2 साल तक के लिए मिलेगा। और हम लोग का फुल्ली डेवलप सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। ये 4 से 5 तक महीने तक खींचेगा, हो सकता है 5.5 भी हो जाए, ठीक है। इसमें हम लोग फंडामेंटल और प्रश्न सीखेंगे, यही आरूढ़ सिस्टम सीखेंगे, ठीक है। यही होता है नेचर, नेचर से कनेक्शन, यही है आरूढ़ प्रश्न, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन का लाइव एग्जाम्पल होगा। तो जितने ज्यादा, अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या सिस्टम है, हम लोग लाइव एग्जाम्पल लेंगे। क्लास में है, अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि बहुत सारे अब्रॉड में भी रहते हैं यहाँ पे लोग, तो क्या करेंगे कि हम कुछ लाइव एग्जांपल संडे को सुबह या फिर शाम को भी ले सकते हैं। जैसे कि जो लोग नहीं आए, वो अपना अलग से लाइव एग्जांपल रिकॉर्ड, मतलब क्या कहते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को छूट गया, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है लाइव एग्जांपल देने का संडे को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और इसमें ये क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल रेमेडी भी होगा, वास्तु रेमेडी भी होगा इसमें। अब ये जो है, ये क्या कहते हैं, कोर्स का सिलेबस और ये पहला लेक्चर यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। अब ये जो इस कोर्स का जो दाम है, ठीक है, ये इसका 20,000 रुपये टोटल फीस है। आप अगर चाहें तो, अगर जो व्यक्ति स्प्लिट करके देना चाहता है, मंथली देना चाहता है, तो 5-5 हजार करके 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, या 10-10 हजार करके 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। बुकिंग करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकता है व्यक्ति। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। और ये जो कोर्स का डिटेल का लिंक है, वो आपको वीडियो, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पूछिए। सर जो हम लोग रेमेडी सीखी हम लोग ने प्रीवियस सेशन में, वो वही वाली रहेंगी या उससे एडवांस कुछ सीखेंगे? हाँ, उससे एडवांस अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको उपवास कैसे किया जाता है। तो आप जानते हैं, जाहिर सी बात है, अगर कुछ मैं बता रहा तो कुछ ना कुछ नया तो डालूंगा मैं, है कि नहीं? जी जी। तो होता है टाइम की कमी से, अभी यहाँ पे टाइम ज्यादा है तो और डाल देता हूँ मैं। जी। अब मैं वो वाला नहीं पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ रेमेडी, वो वाला थोड़ी ना पढ़ाऊंगा अब प्रश्न ठीक है वास्तु, सर। जो वास्तु वाला पढ़ा चुका हूँ वो वाला वास्तु थोड़ी ना, वो जन्म कुंडली में कैसे वास्तु देखा जाए, वास्तु ज्योतिष, ठीक है। अब ये प्रश्न कुंडली में कैसे देखा जाता है, वो पढ़ा। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करता। ओके सर। सर एक बड़ा हाइपोथेटिकल तो क्वेश्चन है मेरा, हम्म। कि जैसे सपोज कोई जातक आता है, वो कुंडली लेके आता है लड़के और लड़की की। हम्म। हम वो कुंडली को, वो बोलता है कि इनकी शादी होगी कि नहीं होगी। एक है हम्म। कि आप तो उनको मैरिज आठ मैच, को गुण सुनिए। मिलाते हो, फिर आप आपका जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है आप उससे भी देखते हो, वो उसका आंसर आता है नो। बट समहाउ आप प्रश्न कुंडली में जब आप उस टाइम देख रहे हो तो उसका आंसर यस आ जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नहीं नहीं, हम बता रहे क्या सिस्टम है, तो इसमें कोई पूछा नहीं है, ठीक है। वो मेरे में लिखा हुआ है, जो हमको पढ़ाना है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैचिंग थ्रू प्रश्न। तो अब आप देख देख रहे हैं मैंने क्या बोला, जो जन्म कुंडली का योग है वो प्रश्न कुंडली में रिपीट कर जाए तो वो योग एक्टिव हो जाता है। ये बताया था कि नहीं? अगर मैच मेकिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कुछ बुरा रहे, है कि नहीं? कुछ अच्छे रहेंगे, कुछ बुरे रहेंगे, ठीक है। तो प्रश्न कुंडली डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। जो भी मुझसे प्रश्न कंपैटिब मैच कंपैटिबिलिटी कराता है, तो मैं बर्थ कुंडली में एनालिसिस करता हूँ दोनों का, फिर देखता हूँ कि प्रश्न कुंडली में क्या रिपीट हो रहा है। अगर वही अच्छा योग रिपीट हो रहा है तो अच्छा है, तब बाकी का नहीं देखना है बुरा योग। वो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग, ये तो वो चीजें हैं जो आप लोग पूछे हैं, जो मैं मुझे पढ़ाना है वो मैं तो बताऊंगा ना। वो तो अभी वो तो है ही, है कि नहीं?
और कोई क्वेश्चन? दीपक जी? थैंक यू सर। नहीं सर, थैंक यू। गणेश जी, रोहन जी, जैन जैन कौन है यहाँ पे? चले गए क्या सब लोग? हम बता रहे हैं कि सिलेबस सुनने में सबका हालत खराब हो गया है यहाँ पे। वो देखिए, अब इसमें क्या है सिस्टम कि अभी तक का सबसे बढ़िया कोर्स मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दिमाग में है वो इसमें छप जाए, ठीक है, एनिमेशन में छप जाए। तो वो पिछला जो पहला कोर्स था वो सक्सेसफुल था, उसी तरह का रिपीट करना चाहता हूँ मैं। कंटेंट वाइज कोई काम चोरी नहीं होगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगे इस क्वेश्चन कोर्स खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, ऐसा नहीं होगा। हर तरह के क्वेश्चन, लगभग हर तरह के क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। अमरेश जी, सुन रहे हैं ना? हाँ सर, सुन रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छा लगा सर, इस बार इंस्टॉलमेंट में कर दिए फीस सर। अरे तो पहले भी इंस्टॉलमेंट में था ना। तो अब सामने वाला पूछता है ना, पहले भी तो हम्म। इंस्टॉलमेंट में था, बस लिखे नहीं थे, बात ये बात है। हाँ वो है। सामने वाला तो कहे, अगर सामने वाला कह रहा है कि भैया हमको दिक्कत है, अगले महीने दे पाएंगे, तो हम क्यों कहेंगे? है कि नहीं? हम्म। हम इंसान है ना, ऐसे तो है नहीं कि सामने वाला जान रहे कि 20,000 रुपये 15,000 रुपये बड़ा रकम होता है, ठीक है। सर राम एक जी, और चौरसिया क्वेश्चन था। जी। बोलिए। आप एक मिनट, कोई और क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर मैं हाँ पूछ लेता हाँ, नितिन जी, आप पूछ रहे थे क्या? कहीं नहीं नहीं, बाहर है मैं क्या तो आप? इसलिए बोल रहा, बस नमस्कार बोल रहा था। नहीं, मैं जरा बाहर था। हाँ फिर तो आप जा सकते हैं, आपने ठीक है। जैसे ही जानवरों की बात की, पेट्स आके बैठ गया मेरे साथ में, लड़की। वो हाँ, बदलना था, रूफस। आपका आपका है? नहीं, मेरे लड़की का है। अच्छा, आपके वो उसका, ठीक है। तो आपको मजा आया कि नहीं? मजा आया सर। ठीक है, थोड़ा मैंने सिलेबस वो देखे, स्टार्टिंग सिलेबस का में पैटर्न ड्राइविंग देख कर के रहा था। मजा आया? हाँ जरूर। अब जब जब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि जैसे कि प्रीवियस कोर्स में आपको था बहुत सारे मल्टीपल चीजें को वो करना था, ठीक है, उतने सारी चीजें याद नहीं होती ना। इसमें बस क्या है, दो चार सिग्निफिकेंस याद करना है, उसके बाद प्रिडिक्शन अपने आप होता है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, जी हाँ। ठीक है। इसमें आप देखिए, मेरा क्या मतलब है, आप 30 सेकंड के अंदर प्रिडिक्शन करना चालू कर दें, एक्यूरेट, ठीक है। आपको हाँ नहीं, अगर जैसा मान आप, लीजिए आप ट्राई भी करते हैं ना, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर जैसा ट्राई भी आपने बताया करते ना, हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे उसमें वो मिक्स हो जाएंगे उनके नहीं नहीं नहीं, अब आंसर। हम वो, बताएंगे ना। वो हाँ। क्वेश्चन दो ही तीन है, जो बहुत सारे हैं ना, वो 2-3 है वो। अगर कोई अच्छा जी। सामने वाला पूछ रहा है कि मुझे वीजा मिलेगा, और सामने वाला पूछा है मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा, तो वो दो क्वेश्चन है, एक वो ही एक ही क्वेश्चन है। है, एक ही तरह का दे सकते हैं ना। वो डॉक्यूमेंट जी पूछ हाँ। रहा है, अब किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट उससे उसी से हो सकता है कि नहीं? जी हाँ। क्या क्या मुझे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो आर्किटेक्ट होता है ना, प्रॉपर्टी का वो नक्शा पास होगा कि नहीं? वो भी वही हाँ। होता है, ठीक है। और वो जैसे खेती की जमीन है, वो घर की जमीन है, घर लेना, वो सब एक ही तरह से तो एक ही तरह से है ना, होता तो तो ज्यादा मदद कुछ किया करना जाएगा। नहीं है, ठीक है। हाँ। और जी हाँ। मैं जो आपको वो दे रहा हूँ उसमें, तो उसमें देखें सॉफ्टवेयर में मैंने क्या किया था कि आपको दिखाया था ना, जो कोर्स के बच्चों को दिखाया था, जो प्रीवियस कोर्स के बच्चे थे, उसमें जो प्रश्न का जो सॉफ्टवेयर बनेगा, उसमें सब पहले से लिखा रहेगा ना, बस देखना, प्रिडिक्ट करना, याद भी नहीं करना उसमें, ठीक है। जी हाँ। और जी किसी हाँ। को कोई क्वेश्चन? सर ऐसे एक क्यूरियोसिटी थी, मतलब क्वेश्चन नहीं, क्यूरियोसिटी थी। जैसे आपने एक पूरा सेक्शन डाला था लॉस्ट एंड फाउंड का, हम्म। एक आपका पुराना लेक्चर भी था जिसमें नक्षत्र के हम्म। थ्रू आपने लॉस्ट एंड फाउंड डायरेक्शन बताई थी। हम्म। तो वो सिमिलर होगा कि इसमें अलग अब होगा? ये देखिए, नक्षत्र के थ्रू उसमें प्रश्न कुंजी नहीं ना बनाया था मैंने हाँ उसमें तो आपने, मैंने हाँ बोला था जिस समय खोया उस समय चंद्रमा कहाँ था। उस टाइम हाँ, का नक्षत्र क्या था? हाँ। तो क्या कहते हैं, अब इसमें प्रश्न मार्ग में एक पूरा चैप्टर है, नस्त 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 प्रश्न, ठीक है, चौर प्रश्न भी उसको कहते हैं, हम्म। ठीक है। तो वो ठीक है। अपना अपना नियम है, हर एक का अलग अलग नियम है, लेकिन नियम सिंपल है। दो लाइन के, जैसे कि फर्स्ट हाउस को स्वामी और थर्ड हाउस को स्वामी मिल जाए, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना छोटा छोटा नियम है, ठीक है। ठीक। फर्स्ट हाउस को स्वामी और सिक्स हाउस को स्वामी कनेक्शन में हो तो चीटिंग होता है, अगर कोई पूछे कि चीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह है, अब नियम कैसे देखना है, उसे राशियों को कैसे ब्लेंड करना है। मेन चीज क्या है इसमें कि आपको नेचर से कनेक्शन होना आना चाहिए, भगवान से अनुमति मिलना चाहिए। नहीं तो कोई भी प्रश्न अगर इतना आसान होता, तो
तो कोई भी व्यक्ति करता है ना। लेकिन नेचर से मिलेगा तब ना करेंगे अच्छे से। अगर भगवान अलाउ नहीं करे तो हम लोग किस खेत की मूली है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वही बात है। चलिए, अगर धन्यवाद किसी सर, किसी थैंक को कोई क्वेश्चन है सर यहीं पे एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। कैसे समझेंगे अभी भगवान अलाउ कर रहे हैं या नहीं, मतलब? हाँ, तो वो मैं आरूढ़ और प्रश्न में बताऊंगा ना। यहाँ पे क्यों बताऊं? जो फ्री है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक आप है। तो कोर्स एक, में है ना, क्या दिक्कत कर रहे हैं? हाँ सर, मैं वो हाँ, दिक्कत नहीं है। और एक और जरा, मतलब चूंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हाँ, हमसे कोई बाद में आके पूछेगा वो अलग बात है। लेटर से मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को अभी डिसाइड करना है वेदर टू कंटिन्यू इन जॉब और डू बिजनेस। हम्म, तो मेरे दिमाग में चार तरह की बातें आती हैं, पॉजिटिव बातें कि बिजनेस में ये पॉजिटिव है, जॉब में ये नेगेटिव है, जो भी है। हम्म, होता क्या है सर कि हमारा अपना कुछ आइडिया होता है और हम सिर्फ उसकी तरफ उसकी पॉजिटिविटी ही देखते हैं, नेगेटिविटी को साइड कर देते हैं। हम्म। और तो जब हम उसमें इन चीजों को, हम जब एनालिसिस करना बताएंगे कि जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस अगर उसमें दिखा रहा है बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, तो उसमें दिखाएगा, अफ्लिक्शन दिखाएगा ना कि 7th हाउस पे अफ्लिक्शन कितना है, 6th हाउस पे कितना है। ठीक है, 6th हाउस पे ज्यादा है, 7th हाउस पे कम है, और कनेक्शन भी बन रहा है तो 7th हाउस करना चाहिए। और अफ्लिक्शन, अब कौन सा अफ्लिक्शन से कौन सा सब प्रॉब्लम होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है। इसमें सर जैसे अभी आप बता रहे तो आप ये भी बता दीजिए, मतलब हम लोग जान सकते हैं कि किस सेक्टर में अच्छा रहेगा। हाँ, तो दैट वो विल, लिखा था ना मैंने। वही वही मैं कह रहा हूँ, मतलब अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा वो तो सर, देखते हैं धीरे आप ही धीरे। ना लिख के भेजे थे। हम ही आप लिख ही का के तो भेजे क्वेश्चन सर। है। आप ही का तो मेरे ही क्वेश्चन है। मेरे याद है दिमाग में हमको। भी यही सारी बातें चल रही हैं, दैट्स वाई मैंने वो लिखा था। हम्म। ठीक है सर, अच्छा रहेगा सर, आई विल ठीक ट्राई, है, मतलब कितना अच्छे तो से हम बस सीख सकते हैं। आप लोग आइए, ठीक है, बस आप लोग आइए, लाइव ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर सब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं चलता हूँ। राम राम। ठीक है। राम राम सर। राम राम। राम राम सर।